डबल ए रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी पेज नंबर 461 क्वेश्चन नंबर 1। द डेड स्पेस इंक्रीजेज एंड व्हाट। तो डेड स्पेस के इंक्रीज और डिक्रीज की मैंने पूरी स्टोरी आप लोगों को बताई थी। तो वो क्या था कि एक पेशेंट है, ठीक है, दोबारा से एक दफा बता रही हूँ, ठीक है, जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में स्मोकिंग कर रहा है तो एकदम से उसको बुक इज शेयर्ड इन द ग्रुप ऑलरेडी। अगर आप लोग न्यू हो तो मैंने बुक जो है वो ग्रुप में शेयर की है, उधर से बुक देखें और साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व करें। डबल ए थर्ड एडिशन या परचेज कर लें, बेहतर तो ये है परचेज कर लें, ठीक है, क्योंकि जो बुक पे लिखना होता है वो आप पीडीएफ में तो नहीं लिख सकते मेरे ख्याल से। तो उसमें ज्यादा इजी ये होगा कि बुक परचेज कर लें, डबल ए थर्ड एडिशन, ठीक है। अच्छा, आज के लिए सुन लें, ठीक है। और थर्ड एडिशन मैंने ग्रुप में मैं शेयर भी कर रही हूँ, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वो आ जाती है। अच्छा, तो जो डेड स्पेस में है स्टोरी क्या है कि एक बंदा है जो खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है। उसको प्रीवियसली जैसे एम्फाइसीमा या नमूनिया की सिचुएशन है, या लगता है कि एआरडीएस भी है, ठीक है, उसको प्रीवियसली ये मसले चल रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है, एकदम से जो है वो हाइपोटेंशन में पल्मोनरी एम्बोलिज्म होती है, जिसकी वजह से वो हाइपोटेंशन में चला जाता है। और हाइपोटेंशन में जब जाता है तो उसको जो है वो फौरन जो है वो ईआर में शिफ्ट किया जाता है। जब वो आप उसको ईआर लेके जाते हैं, उसके बाद उसकी नेक एक्सटेंशन करेंगे और ईटीटी डाल देंगे, ईटीटी इंटुबेट कर देंगे, क्योंकि उसकी सेचुरेशन ठीक नहीं आ रही, ठीक है। ये पूरी एक स्टोरी है। तो इसके अंदर जो इंक्रीज डेड स्पेस है उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, हमारे पास एक स्टैंडिंग आ जाएगा, स्मोकिंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एम्फाइसीमा, नमोनिया, एआरडीएस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, कार्डिक फेलियर, ठीक है, इस तरह की कंडीशंस आ जाएंगी। फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो हमने क्या देखा कि नेक एक्सटेंशन है, हाइपोटेंशन है, ईटीटी डाली है तो ब्रोंको डायलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो इंक्रीज डेड स्पेस में आएंगे। अब इससे अपोजिट अगर हम चलें तो वो डिक्रीज डेड स्पेस में, जैसे के सुपाइन पोजीशन में आ जाएगा, नेक फ्लेक्शन में आ जाएगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के अंदर डिक्रीज डेड स्पेस आ जाएगी, ठीक है। और ट्रेकियोस्टमी वगैरह में डिक्रीज डेड स्पेस हो जाएगी, स्लीप और ट्रेकियोस्टमी। Question number 2, the patient non-smoker, fever for 6 weeks and cough with a small amount of blood on X-ray. Coin lesion is seen in the upper lobe related to what? तो coin lesion जो है वो कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड होती है। लेकिन अगर कॉइन लीजन सिर्फ इसी तरह लिखी हो नॉन स्मोकर पेशेंट में, ठीक है, कॉइन लीजन लिखी हो तो वो ग्रेनुलोमा के साथ है, क्योंकि स्मॉल सेल कार्सिनोमा आपको पता है कि किन पेशेंट्स में होता है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग किन पेशेंट्स में होता है? स्मोकर्स में, ठीक है। तो नॉन स्मोकर पर्सन विद कॉइन लीजन ग्रेनुलोमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द फार्मर्स लंग इज ड्यू टू विच ऑफ फॉलोइंग। तो ग्रेन डस्ट होता है, ठीक है। एस्परगिलोसिस भी फार्मर्स लंग में होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कैल्सिफिकेशन वगैरह आपको मिलेंगी, ठीक है। एस्परगलोसिस मिलेगी फार्मर्स लंग के अंदर, उसमें आपको कैल्सिफिकेशन मिलेगी। इनऑर्गेनिक डस्ट मिल सकती है जिसके अंदर डिफ्यूज लंग फाइब्रोसिस। डिफ्यूज लंग फाइब्रोसिस का एमसीक्यूज आता है कि चेस्ट एक्सरे आपने करवाया है तो डिफ्यूज लंग फाइब्रोसिस है, तो वो भी इनऑर्गेनिक डस्ट में मिलती है, ठीक है। अगर फॉर्मल लंग्स के अंदर हम एस्परगलोसिस लिखें तो उसके अंदर हमारे पास कैल्सिफिकेशन और माइल्ड एरोलियंस मिल जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, द पेशेंट प्रेजेंटेड विद द फीवर, प्रोडक्टिव कफ, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, एक्सरे शो लोबार नमूनिया, हाउ टू कंफर्म। तो मेन जो नमूनिया के लिए कंफर्मेटरी या डायग्नोस्टिक जो है दैट इज द स्पूटम कल्चर, ठीक है। जो डायग्नोस्टिक जो है दैट इज द स्पूटम कल्चर। और याद रखना ऐसा नमूनिया जिसके अंदर उसकी मेमोरी का भी मसला आ रहा हो या अल्टर्ड सेंसोरियम का मसला आ रहा हो, वो स्टेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से होता है, ठीक है। ऐसा नमूनिया जिसके अंदर अल्टर्ड सेंसोरियम आ रहा होगा साथ में, दैट इज ड्यू टू स्टेप्टोकोकस नमूनिया। ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये एमसीक्यूज हम माइक्रो में डिस्कस करेंगे, वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ नमूनियाज के साथ डिफरेंट वो आ जाते हैं, ठीक है।
लेकिन अभी इतना याद रख लो कि ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है जिसके अंदर वो अल्टर्ड सेंसोरियम को भी प्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, obstructive lung disease with the decreased oxygenation and retention of carbon dioxide, hyperinflation of lung on x-ray, likely diagnosis is emphysema। अब दो कंडीशन में आपके पास हाइपर इन्फ्लेशन आएगी, एक एम्फाइसीमा दूसरी एस्थमा, ठीक है। लेकिन अगर हाइपर इन्फ्लेशन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रिटेन कर रही है तो याद रखना है वो एम्फाइसीमा है। एम्फाइसीमा में इलास्टेज ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि लंग की जो रिकॉइल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। वो कम होने से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा रिटेन करती है, बाहर नहीं निकाल पाता, ठीक है। एम्फाइसेमेटिक पेशेंट जो है हाइपर इन्फ्लेटेड लंग विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम जो है वो एम्फाइसीमा में आती है। और इसी तरह अगर एस्थमा का आए तो उसके अंदर हाइपर इन्फ्लेमेशन के साथ जो है एक पुरानी ओल्ड हिस्ट्री दी जा सकती है। इसके अलावा जीनोफिल्स का बोल सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन का बता सकता है कि कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ था उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो एस्थमा की इस तरह की हिस्ट्री देगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन विद आरटीए। अच्छा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर जो है ना वो आपको मिलती है इन्फेक्शन की हिस्ट्री, ठीक है। तो वो समथिंग एल्स में चला जाएगा, ठीक है। उसके अंदर इन्फेक्शन आपको मिलेगा, उसके अंदर जो स्पूटम होता है वो प्रूलेंट होता है, ठीक है। उसके साथ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह की हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। और जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उसका तो वो कल मैंने बताया था ना कि उसका जो सीओपीडी और एम्फाइसीमा में जब आप फर्क कर रहे होते हैं तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर यही होता है कि वो 3 कंसेक्टिव जो है वो आपको इन्फेक्शन चलेगा फॉर मंथ्स और फिर 2 इयर्स से ज्यादा की हिस्ट्री आएगी तो वो उसके अंदर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, द मैन विद आरटीए प्रेजेंटेड विद hypotension was on ventilator, peak was to increased maximum, still died, autopsy shows the macrophages and hyaline membrane। जब मैक्रोफेजेस या हाइलिन मेम्ब्रेन आता है तो इसका ये मतलब है कि कोई मेम्ब्रेन डैमेज हुई है। जब मेम्ब्रेन डैमेज होती है इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है, या ट्यूमर डेवलपमेंट हो रही होती है, कुछ भी इस तरह की चीजें हो रही होती हैं तो हमारे पास जो है वो न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। और हाइलिन मेम्ब्रेन अगर किसी चीज में आ रही है तो इसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज है। तो डिफ्यूज अल्वेओलर डैमेज की वजह से क्या होगा, उसकी जो मेम्ब्रेन जब डैमेज हो जाएगी तो उसके अंदर आपके पास मैक्रोफेजेस और हाइलिन मेम्ब्रेन आएंगी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो लंग फाइब्रोसिस में डिफ्यूजन कैपेसिटी कम हो जाती है, फाइब्रोसिस के अंदर हर चीज अकड़ जाएगी, ठीक है। तो जाहिर है अगर कोई चीज अकड़ गई है उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है तो उसके अंदर डिफ्यूजन ऑफ दी ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। Question number 9, the patient with the lung fibrosis has dyspnea due to which of the following reason। तो डिक्रीज डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, ये वही एमसीक्यू है, दोबारा से उसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन हु इज स्मोकर एंड वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री, bilateral diaphragmatic lung lesions on chest x-ray due to which of the following। तो एस्बेस्टोस को हमेशा याद रखना है, बिल्डिंग की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, रूफिंग की बात करें, शिप बिल्डिंग की बात करें, एस्बेस्टोसिस। 11, regarding alveoli, true is surfactant avoid the collapse of lungs and surfactant keeps the alveoli, surfactant keeps the alveoli open and dry। वेरी गुड, ठीक, ड्राई, वेरी गुड, ओके ओके। Question number 12, a man with the no cough and fever, chest x-ray shows diffuse lung fibrosis। तो diffuse lung fibrosis inorganic dust के अंदर है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। Question number 13, the patient working in the mine has tuberculin test positive, presented with a cough, fever, weight loss and highly lymphadenopathy। Which of the following could be the reason behind this। तो क्या होता है माइन वर्कर्स के अंदर कौन सा होता है, सिलिकोसिस। और सिलिकोसिस क्या कराता है, टीबी, वेरी गुड, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर टी सिलिकोसिस इंड्यूस्ड टीबी को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14, द मेल वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री, दोबारा से एस्बेस्टोसिस। क्वेश्चन नंबर 15, द डेड स्पेसिंग डिक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो डेड स्पेस डिक्रीज किसमें होती है, ये मैंने बताया टेलेक्टेसिस के अंदर इसमें डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 17, द कार्बन लाइडन मैक्रोफेजेस डेवलप इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एंथ्राकोसिस कल हमने पढ़ा था। एंथ्राकोसिस और जो पोल वर्कर जो है वो निमोकोनियोसिस, वो तकरीबन सेम सेम है, ठीक है। तो एंथ्राकोसिस के अंदर कार्बन लेडन मैक्रोफेजेस होते हैं। 18, द कॉमन सोर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्या होता है, कॉमन सोर्स एम्बोलिज्म का फेमोरल वेन होती है और डीवीडी की पॉप्लिटियल वेन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है शॉक बॉडीज जनरेशन इनिशियल स्टेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग, तो शॉक बॉडीज की जो इनिशियल स्टेज होती है, एक होती है डबल ए रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी, पेज नंबर 462, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, शॉक बॉडीज जनरेशन इनिशियल स्टेज इज विच ऑफ द फॉलोइंग, द फाइब्रोनाइड डिजनरेशन होती है। पहली उसकी अर्ली एक्सुडेटिव फेज होती है, क्लासिक फेज होती है, फिर लेट फेज होती है। जो एक्सुडेटिव फेज है उसके अंदर फाइब्रोनाइड मटेरियल आके इकट्ठा होता है, ठीक है, स्वॉलन कोलेजन होता है जिसे फाइब्रोनाइड डिग्रेडेशन कहते हैं, डीजनरेशन कहते हैं, सॉरी, ठीक है। फाइब्रोनाइड टूट रहा होता है, उसकी वजह से जो है वो कलेक्शन हो जाती है वहां पे फाइब्रोनाइड मटेरियल। क्लासिक फेज के अंदर क्या होता है, सेंट्रल फोकस ऑफ फाइब्रोनाइड चेंज इज सराउंडेड बाय ल्यूकोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट एंड हिस्टोसाइटिक सेल्स कॉल्ड एंटीशो सेल्स, ठीक है। और लेट फेज में प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस होती है, ठीक है। तो शॉक बॉडीज जनरेशन में हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं और इनिशियल हम स्टेज शुरू करते हैं विद द फाइब्रोनाइड डी जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 20, adult ARDS was treated with a porcelain surfactant. What was its mechanism of action? तो surfactant क्या करती है, surface tension को कम करती है और क्या करती है, इंक्रीज कंप्लायंस। लेकिन पहले डिक्रीज सरफेस टेंशन, उसके बाद कंप्लायंस इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसलिए इंक्रीज कंप्लायंस को इसीलिए टिक नहीं किया क्योंकि पहले अल्वेओलर सरफेस टेंशन। 21, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज इंक्रीजिंग विच कैपेसिटी, तो ये हमारे पास जो है वो रिपीट है, ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। 22 repeated, 23 a female patient with a bilateral pleural effusion and dyspnea with a basal crepitation having pedal edema, most suitably क्या है, congestive heart failure, ठीक है, जिसके अंदर bilateral जो है वो pedal edema भी है, ठीक है, pleural effusion भी है, dyspnea भी है और basal crepitations भी आ रही है, ठीक है। और ये मोस्ट प्रोबेबली कौन साइड का हार्ट फेलियर हो सकता है, राइट, वेरी गुड, राइट, राइट, ठीक, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है। जब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। जब राइट साइडेड हार्ट फेलियर आने लग जाता है तो आपके पास पीटल एडिमा, प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है चीजें। क्वेश्चन नंबर 25 सीवीएस में करेंगे, नॉट टू वरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द पल्मोनरी एम्बोलिज्म leading to shock and death caused by which of the following, तो pulmonary embolism thromboembolism की वजह से होता है, ठीक है, उसकी वजह से शॉक में भी जा सकता है पेशेंट और डेथ भी कॉज हो सकती है, ठीक है, कोई भी आके थ्रोम्बस कहीं पे जाके ओवर अटैच हो जाएगा तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। 55 years old female non insulin dependent diabetes had cholecystectomy done on third post operation, she developed the sudden dyspnea, chest pain and hemoptysis likely causes the pulmonary embolism, क्यों हो गया ये pulmonary embolism after the surgery, हाँ, बेड रिडन की वजह से, इमोबिलाइजेशन, वेरी गुड। 28, द 5-year-old गर्ल विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नो कफ फॉर 3 months, वेरी गुड, फॉर 3 months presents with a temperature 38.7 Fahrenheit, respiratory rate 25, sputum clear, negative, culture with the ordinary media ANA negative, चेस्ट एक्सरे पे क्या मिल रहा है आपको, हाइलर लिम्फोडेनोपैथी मिल रही है एंड राइट लोअर लोब इनफिल्ट्रेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब
क्या है कि फीवर के साथ आपके पास हिस्ट्री आ रही है कि एक पेशेंट है जिसको फीवर है थोड़ा सा माइल्ड सा, ठीक है, स्पूटम क्लियर आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास क्या आ रहा है, हाइलर लिम्फोडेनोपैथी आ रही है और राइट लोअर लोब इनफिल्ट्रेट्स आ रहे हैं। अब एक एक करके अगर हम इसको रूल आउट करें तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनॉइड कार्सिनोमा क्यों नहीं है, कार्सिनोमा में और क्या क्या फीचर आ जाते हैं, वेट लॉस, वेरी गुड, ठीक है, तो वेट लॉस का फीचर आ जाता है, हिमोप्टेसिस का फीचर आ जाता, वेरी गुड डॉक्टर सायरा, ठीक है, तो ये जो फीचर्स है ये कार्सिनोमा के अंदर मोस्ट कॉमनली आते हैं, ठीक है, एक बात हो गई। तो टीबी क्यों नहीं है, टीबी इसलिए नहीं है क्योंकि टीबी के अंदर कौन से फीचर्स आते हैं, अपर लोब में फीचर्स बताएं, प्रोलॉन्ग कफ, नाइट स्वेट्स, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो टीबी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है, ग्रेनुलोमा बाज दफा लिखा हुआ आता है, फीवर आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एसएलई के अंदर भी, एसएलई के अंदर आपके पास एएन ए जो है वो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, ठीक है, एसएलई है ना पॉजिटिव, वेरी गुड डॉक्टर हाजरा। तो पीछे जो है वो अगर लोग इनफिल्ट्रेट्स आ रहे हैं तो उसके अंदर फिर नमूनिया आ जाता है, ठीक है, नमूनिया, हाइलर लिम्फोडेनोपैथी मोस्ट लाइकली जो है वो अगर बायलैटरल हाइलर लिम्फोडेनोपैथी होती है ना तो वो सार्काइडोसिस में होती है, ठीक है, बायलैटरल, यही उसका फर्क होता है। और किसी लिम्फोडेनोपैथी से हाइलर लिम्फोडेनोपैथी अगर बायलैटरल होगी तो दैट इज ड्यू टू द सार्काइडोसिस, हाँ वेरी गुड डॉक्टर आगर। तो नॉर्मली हाइली लिम्फोडेनोपैथी के नमूनिया में एमसीक्यूज नहीं मिलते, लेकिन इन सबको अगर आप रूल आउट करें तो उसमें बाकी कोई ऑप्शन नहीं बचती विदाउट द नमूनिया, कि उसमें फीवर भी होगा, ठीक है, बाजू का होता है, कफ नहीं होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सिर्फ होती है, और स्पूटम भी क्लियर आ रहा होता है क्योंकि टीबी नहीं होती है, और इसके अलावा फिल्ट्रेट्स आपको मिल जाते हैं लोब्स के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, a patient had a non-productive cough for 2 months, now presented with blood streaked sputum, अच्छा, left lung has 5 centimeter hilar mass, sputum shows the hyperchromatic pleomorphic cells, the scanty cytoplasm. The cause of this condition is the radon exposure. अच्छा, अब इसमें दो कॉजेज हो सकते हैं, जिसके अंदर ब्लडी स्पूटम आ गया उसमें एक कॉज हो सकता है कार्सिनोमा का, ठीक है, लेकिन जो स्मोकर्स हैं उनके अंदर कार्सिनोमा में मेजरली अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, या स्मोकिंग, अगर स्मोकर लिख दिया तो स्मोकिंग कॉज है कार्सिनोमा का, लेकिन अगर स्मोकिंग नहीं लिखा तो रेडॉन एक्सपोजर कॉज है कार्सिनोमा, ठीक है, अगर स्मोकिंग नहीं लिखा तो रेडॉन एक्सपोजर कॉज है कार्सिनोमा का, ठीक है। 31, द वाइटल कैपेसिटी लेस देन 80% किसमें आपको मिलती है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस के अंदर। 33, द लोबार नमोनिया कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, नमोनिया का स्पूटम कल्चर, नहीं, अगर स्मोकर आपको मिल गया है देन दैट इज द स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग का नहीं मिला दैट इज द रेडॉन एक्सपोजर, ठीक है, ये याद रखोगे। हाँ, जहां पे स्मोकर लिख दिया वो स्मोकिंग ही है, उसमें आप रेडॉन एक्सपोजर नहीं लेके आ सकते, जहां पे नॉन स्मोकर्स हैं उसमें सोचा जा सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, नॉन स्मोकर है, स्मोकिंग का तो लिखा ही नहीं हुआ, स्मोकिंग का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया हुआ, ठीक है, स्मोकिंग नहीं लिखा हुआ ना, स्मोकिंग का जिक्र ही नहीं किया हुआ। और डॉक्टर सायरा, अगर ये स्टेम में स्मोकिंग लिखा होगा तो उसके साथ आपने बताना है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं, स्टेम में अगर स्मोकिंग लिखा हुआ है, ब्लडी स्पूटम आ रहा है तो आप स्मोकिंग की वजह से कार्सिनोमा को क्लिक करेंगे, स्टेम में स्मोकर्स नहीं लिखा हुआ, ब्लडी स्पूटम आ रहा है तो रेडॉन एक्सपोजर को क्लिक करेंगे, अंडरस्टैंड द थिंग कि हमने क्लिक किसको करना, ओके फाइन, ठीक है। 35, द वुमन विद द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इम्प्रूव ऑन हर ओन वेकेशन पे गई हैं वो,
Bronchopulmonary biopsy show increase in lymphocytes, some eosinophils and neutrophils also, allergic alveolitis and some hilar node. What will be the history findings? तो हिस्ट्री यही होंगी कि वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स उसको थे, लेकिन वोकेशन पे जाने पे उसके ठीक हो गए हैं, तो इसका ये मतलब उसके घर में पेट्स थे जिसकी वजह से उसको घर में सिम्टम्स आ रहे थे, वोकेशन पे जाने पे वो ठीक हो गई है। तो उसके पास पिजन्स एंड पैरट्स हैं बेसमेंट। ठीक है। Question number 36. COPD is diagnosed when FEV1 is less than 0.8. 37. The regarding pulmonary embolism, true is what? तो alveolar oxygen increase हो जाएगी। ठीक है। जब pulmonary embolus होता है तो उससे क्या होता है? VQ mismatch होता है। हाँ, हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस ये है। ठीक है। VQ मिसमैच होता है और उसके अंदर क्या होता है? डॉक्टर राबिया, हम अभी पीछे हैं। रिगार्डिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होगा? एल्वियोलर ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगी, और अगर पल्मोनरी एम्बोलाई होगा तो क्या होगा? अल्वियोलाई की ऑक्सीजन किसके इक्वल हो जाएगी? इंस्पायर्ड एयर की, या एटमॉस्फेरिक जो भी प्रेशर है ऑक्सीजन का उसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है। 38. द 55-year-old लेडी विद स्वेलिंग ऑफ बोथ लेग्स एंड बायलैटरल प्लूरल effusion presents to you lab show AST 26 263, सॉरी, ALT 223, हाँ सबने ठीक बताया, LDH 760 है, CK 150 है, नो फीवर और अदर सिम्टम्स, तो रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म उसको हो रहा है। ठीक है। जो प्लूरल effusion है मेनली जो है, वो जो एम्बुलाए है वो लॉन्च करता है किसमें? फर्स्ट गोज इनटू फर्स्ट गोज इनटू फर्स्ट गोज इनटू, और नहीं था कुछ? हाँ, पल्मोनरी, फर्स्ट गोज इनटू आईवीसी। ठीक है। एंड फर्स्ट लॉज इनटू फर्स्ट लॉज लॉज इनटू पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। तो जो एम्बुलाई होगा, दे दे गोस फर्स्ट इनटू द फर्स्ट लॉज इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। इसीलिए फिर उसके बाद प्लूरल एफ्यूजन आ सकती है, स्वेलिंग ऑफ बोथ लैंग्स आ सकती है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से। ठीक है। कहीं पे जो है वो जाके उसने क्लॉट कर दिया है, वहां पे स्वेलिंग हो गई है, ब्लड फ्लो आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो फीडल एडीमा हो गया है। इसके अलावा LDH है, जहां पे जाके कहीं किसी आर्टरी में जब कोई थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या थ्रोम्बस जाके लॉन्च कर जाएगा तो क्या होगा? वहां से जो RBCs गुजर रहे होंगे वो टूट जाएंगे। ठीक है। माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक अनीमियाज हो जाएंगे, ये मैं पढ़ा चुकी हुई हूँ। ठीक है। माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक अनीमिया का क्या साइन होता है? हेलमेट साइन, वेरी गुड। हेलमेट सेल्स होते हैं, हेलमेट सेल्स होते हैं। ठीक है। ऊपर से उनके हेलमेट उतर जाते हैं, जब तंग जगह हो जाएगी तो उसके अंदर हेलमेट उनके उतर जाएंगे ऊपर से, हेलमेट सेल्स। और उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास हिमोलिटिक एनीमियाज में क्या क्या लैब्स में रेज होता है? रेटी काउंट और LDH। ठीक है। ये पहले भी बताया, LDH और रेटिक काउंट दोनों रेज्ड होते हैं हिमोलिटिक एनीमियास में। ठीक है। तो ये रिकरेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। 39, द अस्थमा इफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में अस्थमा मीडियम साइज ब्रोंकियोल्स को अफेक्ट करती है? 40, तो सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी कॉजेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी जब होगी तो ARDS होगा, और इमोबिलाइजेशन हो सकती है। ठीक है। ओबेसिटी हो सकती है, कोमॉर्बिड्स हो सकती हैं, डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है। अच्छा, 40, द सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी कॉजेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? द पैची एटेलेक्टेसिस हो सकती है। ठीक है। सर्फेक्टेंट जब डेफिशिएंसी होगी ARDS होगा, पैची एटेलेक्टेसिस होगी, वो पूरा पैच जो है वो लंग का जो है वो जाया हो जाएगा। ठीक है। वो किसी काम नहीं फिर आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, 43, द पेशेंट विद द कफ फीवर फॉर द लास्ट 3 months and cervical lymphadenopathy. He also has non-healing ulcers on the tongue. Histology shows the granuloma with the caseous necrosis. Highland lymph signs on the chest X-ray as normal, which is the suitable diagnosis. तो क्या है कि हिस्टोप्लाज्मोसिस। दो चीजें हैं,
जो हमारे पास स्पेशियस नेक्रोसिस है जो भी है, दैट इज इन द टीबी एंड हिस्टोप्लाज्मोसिस, दोनों है। जो नॉन हीलिंग अल्सर अगर टंग के साथ बात करेगा तो हिस्टोप्लाज्मोसिस की बात करेगा। ठीक है, अगर हाइलर एक्सरे साइन आ रहा है नॉर्मल तो हिस्टोप्लाज्मोसिस है। और जो नॉन हीलिंग अल्सर ऑन टंग एक्सरे में भी आता है, टीबी पे भी आ जाता है, लेकिन एक्सरे तो जो टीबी का होता है उसमें हाइलर लिम्फेडिनोपैथी आ सकती है, ठीक है, या कैविटेशंस आ सकती हैं। तो आपके पास जब ग्रेनुलोमा विद केशियस नेक्रोसिस आ जाए, हाइलर लिम्फ साइंस पॉजिटिव नहीं आ रहे, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल आ रहा है, तो वो हिस्टोप्लाज्मोसिस है। लेकिन उसी तरह ही अगर आपके पास आ रहा है हाइलर लिम्फ साइंस आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, केशियस नेक्रोसिस विद ग्रेनुलोमा आ रहा है, तो उसके अंदर आपके पास जो है वो क्या है, टीबी। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। 44 द पेशेंट इज स्मोकन ऑन बायोप्सी ऑफ एल्वेओलाई, देयर विल बी विच ऑफ दीज फाइंडिंग्स, तो क्या होगा, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होगा। ठीक है, 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन एस्थमा, आईजीई लेवल्स बढ़ते हैं। इसके अलावा एस्थमा अगर एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से होता है तो उसमें मैस्ट सेल, बेसोफिल्स और जीनोफिल्स बढ़ते हैं। ठीक है, और नॉर्मली वैसे जीनोफिल्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं एस्थमा में। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन से अगर होगा तो क्या होगा, मास्ट सेल, बेसोफिल्स और फिर एजिनोफिल्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना है फॉर एलर्जिक रिएक्शंस इन एस्थमा। और वैसे आईजी लेवल्स बढ़ते हैं फॉर एस्थमा एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। ठीक है, 46 a patient with the cervical lymphadenopathy, chest x-ray shows the bilateral hilar lymphadenopathy. X-ray shows the bilateral hilar lymphadenopathy. Biopsy show casseting granuloma pattern. Likely diagnosis क्या है हमारे पास, टीबी है। ठीक है, 48 the cause of interstitial lung disease is which of the following, तो interstitial lung disease inorganic dust की वजह से होता है। ठीक है, diffuse lung fibrosis, ठीक है, इनऑर्गेनिक डस्ट से होता है। 49 द रिगार्डिंग प्राइमरी टीबी फॉलोइंग इज ट्रू, तो उसके अंदर आपको गॉन कॉम्प्लेक्स मिलता है। ये मैंने कल भी बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी टीबी का डिफरेंस। तो प्राइमरी टीबी में गॉन कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं और सेकेंडरी टीबी में कैविटेशंस और अपर लोब इन्वॉल्वमेंट होती है। 50 द पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ ड्राई कफ एंड हिज चेस्ट एक्सरे शोज हाइलर लिम्फ नोड्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस, तो ग्रैनुलोमा विद एस्ट्रॉइड। और ये किस डिजीज के बता रहा है, ग्रैनुलोमा विद एस्ट्रॉइड, सार्काइडोसिस का। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, सार्काइडोसिस, ठीक है। और ड्राई कफ ना होती, स्पूटम वाली कफ होती, हाई चेस्ट एक्सरे पे हाइलर लिम्फ नोड होते, तो फिर क्या होता, ग्रैनुलोमा विद टीबी, ग्रैनुलोमा विद, ये क्या, कौन सी ऑप्शन होती है इसमें से, टीबी तो हो गई है, फिजिशियन। ठीक है, वेरी गुड डॉक्टर आयशा। 51 द टाइप ऑफ द सेल्स इन्वॉल्व इन द सार्काइडोसिस, लिम्फोसाइट्स टीबी के अंदर भी होते हैं। ठीक है, 53 the female resident received a case of chronic smoker with the hoarseness of voice and lymphatic nodule, तो hoarseness of voice में vocal cords involve होंगी या larynx involve होगा। ठीक है, तो larynx carcinoma of larynx जो है उसकी वजह से hoarseness of voice के symptom आएंगे। 56 the patient had difficulty in breathing for some days. On examination the breathing sounds are decreased on both sides and dullness on percussion. X-ray shows the bilateral fluid and leg edema. What could be the possible cause, तो इसके अंदर हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास फीटल एडीमा आता है एंड एनी अदर कॉज फ्रॉम, अगर किसी और कॉज की वजह से फ्रॉम दिस क्रोनिक हार्ट फेलियर के कॉज के अलावा, तो उसके अंदर हमारे पास हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया आता है। ठीक है, और क्रोनिक कॉज में हमारे पास फीटल एडीमा क्यों आता है, तो क्रॉनिक है कि कार्डियक कॉज में हमारे पास फीटल एडिमा क्यों आता है, नहीं नहीं, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से कार्डियक कॉज में हमारे पास फीटल एडिमा आता है। 57 the Schwammen bodies are found in sarcoidosis. As for sarcoidosis, as with the Schwammen, नेगरी बॉडीज रेबीज में आती हैं, लीवी बॉडीज पार्किंसन डिजीज में आती है, फ्रीगियस बॉडीज एस्बेस्टोस में आती हैं, क्रशमैन स्पाइरल क्रिस्टल्स किस में आते हैं,
एस्थम, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने कहा थोड़ा सा बॉडी से हट के भी क्वेश्चन हो जाए। 58, the old patient with the fever and weight loss, patches in the lungs, hemoptysis, epithelioid cells. Next step is which among the? तो आपके पास जब epithelioid cells, hemoptysis, weight loss सारा कुछ आ गया है तो epithelioid cells, granuloma with causation, ठीक है, फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, टीबी। ठीक है, टीबी के लिए आपने एएफबी करवाना है टू कंफर्म द डायग्नोसिस। अब टीबी के जो है ना वो एमसीक्यू जो आते हैं। 1 मिनट बस रुकिएगा। अच्छा, टीबी के लिए ना रफी में बहुत अच्छा गिवन है, ठीक है, उसके अंदर जो है उसको कंप्लीट डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इनिशियली आप चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, जो उसका बेस्ट डायग्नोस्टिक है दैट इज द एएफबी स्पुटम। ठीक है, एएफबी स्पुटम किस क्या है, उसका बेस्ट डायग्नोस्टिक है। लेकिन जो इनिशियल टेस्ट है वो आपके पास पेशेंट जब आया है तो आप चेस्ट एक्सरे करवाएं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है जो मोस्ट कॉमनली पूछी जाती है। फिर उसके बाद बाज दफा आपके पास ना चेस्ट एक्सरे की गिवन होती है, आपके पास ऑप्शन एएफबी की, पीसीआर की गिवन नहीं होती है। ठीक है, एएफबी के बाद पीसीआर आता है। ठीक है, तो एएफबी पीसीआर की ऑप्शन गिवन नहीं होती है बाज दफा। और उसके अलावा जो है वो फिर हमारे पास मेंटॉक्स टेस्ट भी आता है। मेंटॉक्स टेस्ट अब इतना पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, जीन एक्सपर्ट भी होता है, लेकिन जो करवाया जाता है वो डायग्नोस्टिक एएफबी है। ठीक है, जीन एक्सपर्ट एक महंगी मोडेलिटी है, नॉर्मली वो नहीं करवाएगी। ठीक है, अच्छा, एक बात, दूसरी बात कि जो मेंटॉक्स टेस्ट है वो अब बहुत कम किया जाता है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया हुआ है। लेकिन कुछ एमसीक्यूज में आपको मेंटॉक्स टेस्ट के अलावा कोई और ऑप्शन मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो उसमें उसको फिर क्लिक करना है। ठीक है, तो लीस्ट जो है वो मेंटॉक्स टेस्ट सब किया जाता है। ठीक हो गया, तो ये चीज याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 59, द एस्पिरेशन इन द सिटिंग अपराइट पोजीशन, द कंटेंट विल गो इनटू व्हिच ऑफ दीज फॉलोइंग साइड्स। जब वो सीधा बैठा हुआ है तो राइट पोस्टीरियर जोन लोअर लोब में जाएगा। ठीक है, अगर सीधा लेटा हुआ है तो राइट लोअर लोब जो होगा उसके एपिकल सेगमेंट में जाएगा। अगर सुपाइन पोजीशन में है तो सुपीरियर या एपिकल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब में जाएगा। और राइट साइड पे क्यों जाता है, क्योंकि राइट साइड का जो ब्रोंकस है दैट इज मोर वाइडर देन द लेफ्ट साइड ब्रोंकस। तो जो भी फॉरेन बॉडी मटेरियल होता है वो मेनली राइट साइड पे चला जाता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि सुपाइन पोजीशन में सुपीरियर सेगमेंट में चला जाता है या एपिकल सेगमेंट की बात करता है। फिर अगर वो सीधा बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है तो उसके अंदर पोस्टीरियर या बेसल सेगमेंट में चला जाता है राइट लोअर लोब के। ठीक है, लोअर लोब ही होता है लेकिन उसका पोस्टीरियर या बेसल सेगमेंट में चला जाता है। अगर राइट लैटरल पोजीशन में पेशेंट सो रहा होगा या लेटा होगा तो उस सूरत हाल में फॉरेन बॉडी किधर जाएगी, पोस्टीरियर सेगमेंट में। लेकिन राइट अपर लोब के, हाँ, 10 सेगमेंट्स होते हैं। हाँ, तो जो फॉरेन बॉडी है, अगर आप लेटे हुए हैं इन द राइट लैटरल पोजीशन तो फॉरेन बॉडी जो है वो राइट अपर लोब के पोस्टीरियर सेगमेंट में चली जाएगी, अपर लोब के पीछे चली जाएगी। ठीक है, और अगर लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटे हुए हैं तो इंफीरियर लिंगुलर ऑफ लेफ्ट अपर लोब में चली जाएगी। लेफ्ट जो लंग होता है उसके अंदर इंफीरियर एंड सुपीरियर लिंगुलर एरिया होता है। ठीक है, मिडल एरिया में। ठीक है, तो वहां पे फिर चली जाएगी अगर आप लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटे हुए। ठीक है, तो ये आते हैं। सीधा लेटा हुआ है तो जो राइट लोअर लोब है उसके सुपीरियर पे जाके रुक जाएगी। अगर बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है तो राइट लोअर लोब के बेस पे चले जाएगी, पोस्टीरियर में या बेस में। अगर राइट लैटरल लेटा हुआ है तो राइट अपर लोब के पोस्टीरियर चली जाएगी। अगर लेफ्ट लैटरल लेटा हुआ है तो लेफ्ट अपर लोब के इंफीरियर लिंगुलर एरिया में चली जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। 60, द ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा मेटास्टाइज मोस्ट कॉमनली टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड, तो अड्रेनल ग्लैंड पे मेटास्टाइज करता है। 61, द फार्मर कॉन्ट्रैक्टेड अ डिजीज फ्रॉम द शिप एंड द स्किन लियन इज अल्सरेटेड